Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक रमणीयता, सांस्कृतिक बहुलता और आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रतिष्ठित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इस राज्य को कई आपदाओं का सामना भी करना पड़ा है। भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, वनों में आग लगना और भू धसाव जैसी आपदाएं न केवल जन धन की व्यापक क्षति का कारण बनी हैं, साथ ही साथ राज्य की सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थायित्व और पारिस्थितिकी तंत्र को भी गहरे स्तर पर प्रभावित कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक उत्तराखंड में आपदा से 79 लोगों की मौत हुई है, 115 लोग घायल हैं, 90 लोग लापता हो गए हैं, 238 पक्के और 2 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और 3237 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके बाद सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेज गति पर चलाया जा रहा है। क्या है वहां की स्थिति? राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब भी हम उत्तराखंड की चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में 2 तस्वीरें उभरती हैं, एक देवभूमि उत्तराखंड और एक तस्वीर केदार विनाश के बाद की तस्वीर है, जहां पर भूस्खलन, पहाड़ों का गिरना, बादल का फटना। क्या मोटे तौर पर कारण है कि उत्तराखंड जैसा प्रकृति बहुल इलाका आज आपदाओं से त्रस्त नजर आता है? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जो काफी सारा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है और ये क्षेत्र काफी संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें जहाँ संसाधन है जो प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है, वहीं पर आपदाएं भी बहुत होती हैं। अगर आप देखें तो 1803 में उत्तराखंड में गढ़वाल में भूकंप आया था। फिर अगर आप बात करें 1970 में अलकनंदा में बड़ी बाढ़ आई थी, 1978 में भागीरथी में बाढ़ आई थी और 1998 में मालपा में जो भूस्खलन हुआ था 200 से ज्यादा मौतें हुई थी। प्रतिमा बेदी जी की भी डेथ हुई थी उसमें। और इसी तरह से 1991 में उत्तरकाशी 20 अक्टूबर को सुबह 2:53 पे जो भूकंप आया था और इसी तरह से चमोली में भी भूकंप आया। परंतु लोग उसके जो नतीजे हैं वो भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त शायद छोटी है और हम कभी भी आपदा सुरक्षित विकास की तरफ अपना नजरिया नहीं बदल रहे हैं। अगर हम इसी तरह से अनियोजित विकास करते रहेंगे और बिना प्रकृति का ध्यान रखते या समन्वय बनाते हुए, तो हमारे को नुकसान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति संतुलन के पक्ष में नहीं है। तो वातावरण, पर्यावरण और प्रकृति का समन्वय हमारे विकास के साथ होना बहुत बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी मेरे हिसाब से खामी है, जिसकी वजह से हमें बड़े भुगतान करने पड़ रहे हैं। जो आपने आंकड़े बताए, मैं एक बता दूं कि ये कम है अभी, क्योंकि कई जगह एक ही बार में बहुत सारी मौत हो जाती है। अगर आप धराली का केस लें 68-69 तो उसी में हो गई थी। आपने धराली का जिक्र किया। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने और भारी बारिश के कारण खीर गंगा नदी में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर से जो रिपोर्ट आई वो कहा गया कि बादल फटने के कारण ये घटना वहां पर हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट जो बादल फटना है वो वहां पे नहीं हुआ, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होना। लेकिन धराली में कई घंटों तक लगातार भारी बारिश हुई और रिसर्च साइंटिस्ट के अनुसार 5-6 अगस्त के बीच उत्तरकाशी में औसत से 421% ज्यादा बारिश हुई है। आंकड़ों के गुणागणित में चलें तो सिर्फ 7 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा और आसपास के इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जो लंदन के हीथ्रो के सालाना औसत बारिश का 2/3 है। इन आंकड़ों के पीछे का सवाल ये है कि आखिर क्या बदल रहा है उत्तराखंड में जो इस तरह की तबाही आ रही है? देखिए, आजकल काफी सामान्य ये शब्द हो गया है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हिमालय में इसका असर काफी दिख भी रहा है। 2 तरह की बारिश की बात हम करेंगे। एक वो वर्षा
जो अतिवृष्टि कहलाती है, जो आपने कहा कि बादल फटना 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की वर्षा मापदंड होती है। दूसरी वो होती है जो लगातार चलती है। अगर आप धराली का केस लें तो ये जो तीव्र गति की बाढ़ आई उससे पहले 3 दिन लगातार बारिश हो रही थी। अब बारिश के दौरान कुछ ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ता है और इसके अलावा कुछ जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। खीरगंगा जो है हमारी ट्रिब्यूटरी है एक तरह की भागीरथी की, जो ऊपर के एरियाज में बताते हैं कि कुछ भूस्खलन होते रहते हैं, लगातार होते हैं वो, और उसकी वजह से वो ट्रिब्यूटरीज का पानी ब्लॉक होता है और ट्रांजिटरी लेक बनती है, जिसको हम कहते हैं झील कृत्रिम बनती है उस भूस्खलन की वजह से। और बाद में जब बहुत ज्यादा पानी एकत्रित हो जाता है और प्रेशर मारता है, बल लगाता है, तो वो फट जाती है, टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो वो पानी मलबे के साथ आता है, और जब भी पानी मलबे के साथ आता है उसमें इतना वेग और उतनी शक्ति होती है कि उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए उसको तहस नहस कर सकता है। तो यही एक बड़ी वजह थी कि बहुत बड़ी मात्रा में मलबे के साथ पानी उस ट्रिब्यूटरी से आया और उसके रास्ते में जो एक एलुवियल फैन एरिया था, उसका पुराना डिपोजिट एरिया था, उसमें जितने भी हमारे होटल्स थे, होम स्टेज थे या हाईवे का पोर्शन था, उस सबको दबाते हुए आगे निकल गया। और इसमें क्योंकि दोपहर का समय था जब ये घटना हुई, तो काफी लोग जो वहां पर उपस्थित थे वो भी इसका शिकार बन गए। जलवायु परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं। भारत मौसम विभाग के अनुसार 2024 का मानसून उत्तराखंड में 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा। औसत तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। जून 2024 में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री और न्यूनतम 1.8 डिग्री ऊपर रहा। डॉक्टर सूर्यप्रकाश, थोड़ी बात अगर राहत और बचाव कार्य की करें तो भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने बचाव कार्य उसी समय शुरू कर दिया था और अब भी जारी है। सेना ने MI-17 और चीनूक के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। साथ ही साथ जीपीआर, उच्च स्तरीय मेटल डिटेक्टर, थर्मल इमेजर, ड्रोन, लीडार, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, लाइव डिटेक्टर जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है वहां पर, बता रही हैं आकाशवाणी संवाददाता साक्षी। उत्तराखंड राज्य को इस मानसून सीजन में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी जिलों में सबसे अधिक नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य सरकार ने तत्काल राहत के तौर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 20 करोड़ रुपए की किश्त पहले ही जारी कर दी है। बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में पुनर्वास के कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। उत्तरकाशी में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की विशेष टीमें बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। आपदा के समय 24 घंटे काम करते हुए राहत और बचाव दलों ने धराली और हर्षल में फंसे 1000 से अधिक तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। इसके अलावा एसडीआरएफ घटनास्थल से सटीक जानकारी साझा करने, सरकार से बेहतर तालमेल के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत शिविर चला रहा है, जबकि एनडीआरएफ मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने में मदद कर रहा है। इस दौरान सेना के इंजीनियरों ने प्रभावित इलाकों को फिर से जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाने का कार्य किया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अपने घर या परिजनों को खोने वाले परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दीर्घकालीन पुनर्वास और आजीविका सहायता की योजना बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड का दौरा करने और स्थिति का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है। इस बीच टीम के सदस्यों ने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात कर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान का आंकलन किया है। तो जैसा कि हमने साक्षी की रिपोर्ट में भी सुना कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश में लगी है कि जो हताहत हैं उनको जरूरत के अनुसार सहायता मुहैया कराई जाए। दूसरा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है डॉक्टर सूर्यप्रकाश कि जिन लोगों का स्थायी आवास वहां है और बहुत सारी एजेंसी ने अपने शोध में ये बात बताई है कि ये खतरनाक इलाका है, यहाँ से लोगों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। सरकार के पास किस तरह के विकल्प हैं? चूंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में आप हैं और इसी तरह के संस्थान सरकार को सलाह भी देते हैं, क्या विकल्प है? देखिए, जमीन हमारे पास सीमित है, संसाधन भी सीमित हैं, लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भी बड़ी सीमित हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें एक ऐसा विकास करना है जिसमें या तो आपदाएं हो ना पाए
उनके कारणों को हम दूर करें। आपदा क्यों हो रही है? क्योंकि नदी को जो जल वर्षा का आ रहा है उसका बहाव का रास्ता नहीं मिल पा रहा, हम उसको रोक रहे हैं, या फिर वहाँ जो जमीन है वो अस्थिर हो चुकी है कई वजहों से, जैसे आपने जोशीमठ में भी देखा कि ये हुआ। तो ऐसी जगह है जहाँ पर अस्थिरता, हमारी जो टॉलरेंस है, सहनशीलता के से ज्यादा हो जाती है, तो वहां तो हमें विस्थापन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है और उसके लिए एक सुरक्षित स्थल हमें देखने पड़ते हैं। हम विस्थापन करते हैं, हम अक्सर घर ही देखते हैं, हम उनका रोजगार भी देखना है, हमने उनके बच्चों की शिक्षा भी देखनी है, हमें उनके लिए स्वस्थ व्यवस्थाएं भी देखनी है, और इसके साथ साथ जो उन पर मनोरोग पड़ता है आपदा के प्रभाव से, मानसिक तनाव आता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने उन स्थानों का दौरा भी किया जहां पर आपदा से प्रभावित लोग रह रहे हैं, जहां पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। क्या रहा प्रधानमंत्री के दौरे का परिणाम, किस तरह की हुई चर्चा, बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में देहरादून से आकाशवाणी संवाददाता साक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ये घोषणा करी कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालीन देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित इस समय घोषित की जा रही सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा उन्मुख संगठनों के कार्मिकों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सूर्य प्रकाश, हमें ये भी समझना होगा कि अभी भी जो मौसम विभाग का अनुमान है उत्तराखंड के लिए, अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहां पर 14 सितंबर तक कहा जा रहा है वहां कि पर्वतीय जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में 2 सवाल उभरते हैं, लोग क्या करें, किस तरह की सावधानी बरतें। दूसरा सवाल यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस समय किस तरह अपने आप को तैयार रखता है। देखिए, मानसून सीजन में हम हमेशा कहते हैं कि पहले से तैयारियां आपदा पूर्व की करनी चाहिए। तो जोखिम जो है न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिस पर हमें सबको ध्यान देना है, और इसके साथ भी जितनी भी हम भविष्यवाणी करते हैं या चेतावनी देते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको साथ में क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में। हमारे यहाँ एक ऐप है सबके लिए, मैं जनता के लिए बताना चाहूंगा, सचेत ऐप। सचेत एक ऐसी कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है जिससे हम जो ऐसी सूचनाएं लगातार देते रहते हैं। कोई भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये ndma.gov.in पे। और इसके अलावा अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर जरूर कांटेक्ट करें, ताकि वहां से आपको तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके और बचाव कार्य किए जा सके। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपदाएं आत्म मंथन का भी संदेश छोड़ जाती हैं। इस बार का संदेश यही है कि लोग खुद को कसूरवार माने। माना कि विकास बनाम पर्यावरण का संघर्ष नया नहीं है, लेकिन एक तरफा आरोप नहीं चल सकते। संतुलन साधने की जवाबदेही सामूहिक है। केदार महाविनाश के घाव मंदिर के पास ठहर गई एक शिला के पूजन से भर दिए जाएं और वहां नवनिर्माण का इको फ्रेंडली वादा नारा भर रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। पर क्या पंडे, पुजारी और स्थानीय लोग जवाबदेही से बच सकते हैं? सरकार ने साफ सुथरे मन से देवस्थानम बोर्ड जैसे फैसले लेने चाहे, पर स्थानीय लोग नहीं माने। खुद से सवाल करने की जरूरत है। प्रकृति और हम सब का रिश्ता बहुत गहरा है। इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपनी तरफ से हम क्या कोशिशें कर सकते हैं, इस पर भी एक बार जरा जरूर सोचिएगा। अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। Countrywide